Hello students, today our topic is kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory of gases. तो इसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट कौन थे? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे और फिजिक्स ऑस्ट्रेलिया के फिजिसिस्ट थे हमारे बोल्ट्जमैन, लुडविग बोल्ट्जमैन थे। इन्होंने क्या किया था, जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को उन्होंने सबसे पहले दिया था। कुछ अजम्पशन दिए थे, कुछ इन्होंने अजम्पशन किए थे कि किस तरह से गैसेस बिहेव करती है। तो जो पहले हमारे कुछ लॉ आए थे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको इन्होंने स्टडी किया। तो उसके बाद कुछ इन्होंने क्या दिए, अजम्पशन दिए इनके बाद। ठीक है, तो वो कुछ अजम्पशन थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द मॉडर्न साइंस बने। बहुत सारे हमारे मॉडर्न कंसेप्ट है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्लियर हुए। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके से ये पोस्टुलेट या कुछ अजम्पशन थे दिए, उसी को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इनका था द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम गैसेस आर आइडेंटिकल। बोलते कि अगर कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है, तो उनके जो मॉलिक्यूल होंगे, मान कि हमारे पास कोई गैस है, तो उनके मॉलिक्यूल हमेशा वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। कोई गैस है, उनके मॉलिक्यूल हमेशा आइडेंटिकल होंगे। कैसे आइडेंटिकल होंगे? मास में, शेप में और साइज में। क्योंकि मान लो कि ये हमारे पास कोई गैस है, तो यहाँ पे इनकी जो मॉलिक्यूल है, इनका मास, इनका साइज और इनकी शेप सभी की क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एजम्पशन था उनका कि जितने भी गैसेस हैं वो लार्ज नंबर पार्टिकल्स हैं, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, उनका मास, शेप, साइज क्या होगा, सेम होगा। फिर सेकंड हमारा आ जाता है द मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन इन द स्टेट लाइन। बोलते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलती है कि जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल होंगे, तो वो हमेशा क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहेंगे। मान लो कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मान लो कि यहाँ पे एक अपना मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल है, ये कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, रैंडमली इस तरह से मूव करेगा, रैंडमली मोशन में रहेगा। लेकिन ये बोलता है कि अगर वो रैंडमली मोशन में है, लेकिन उसका रैंडम मोशन भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। रैंडम मोशन भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई, हमने क्या लिया कि यहाँ पे कोई हमारा एटम है या मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अगर इसको मोशन करना है तो रैंडमली मोशन करेगा, लेकिन रैंडमली मोशन में भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जैसे हमें पता है कि एक एक्सिस होती है, ठीक है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है, और हमारी जेड एक्सिस होती है। तो अब इस मॉलिक्यूल के पास प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो वो एक्स एक्सिस में स्ट्रेट लाइन में चला जाए, ठीक है, या फिर वाई एक्सिस में स्ट्रेट लाइन में चला जाए, या फिर जेड एक्सिस में स्ट्रेट लाइन में जाए। मोशन इसका भले ही इसका रैंडम होगा, लेकिन ये हमेशा जो उसकी मूवमेंट होगी वो स्ट्रेट लाइन में ही होगी। ठीक है, तो ये था सेकंड कि हमारा मॉलिक्यूल्स है, वो गैसेस मॉलिक्यूल है, वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहेगा, लेकिन रैंडम मोशन भी वो स्ट्रेट लाइन में ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड। अब इसी के साथ हमारा थर्ड क्या है, ऑल द कोलिजन ऑफ द गैस among themselves and with the walls of the container is elastic in nature। अब ये बोलते हैं कि जितने भी कोलिजन होते हैं गैसेस के बीच, जितने भी कोलिजन होंगे, ठीक है, among themselves, अपने के बीच ही। मान लो कि ये हमारा कंटेनर है कोई, ठीक है, कंटेनर लिया है, तो यहाँ गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में आपस में ही इनके बीच क्या होंगे, कोलिजन होंगे। और साथ में वो गैसेस के कोलिजन किसके साथ होंगे, कंटेनर ऑफ वाल। मान लो कि ये हमारा कंटेनर है, तो इसकी वाल के ऊपर जो गैसेस मॉलिक्यूल है, ये गैसेस मॉलिक्यूल इसके वाल के साथ भी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो ये जो कोलिजन होंगे वो किस नेचर के होंगे, इलास्टिक नेचर होंगे। ठीक है, इलास्टिक नेचर क्या होगा, इलास्टिक नेचर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कोलिजन के बाद
मीन द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। क्योंकि जैसे ही कोलिजन होगा, मान लो कि ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो किसी दीवार से टकराता है, तो टकराने के बाद भी वो क्या करेगा, उसका क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, होने के बाद भी उसका जो एनर्जी है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जितनी एनर्जी उसकी पहले थी काइनेटिक एनर्जी, उतनी एनर्जी कोलिजन होने के बाद रहेगी। तो इसी को बोलते हैं कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस, ठीक है, ना एनर्जी को लॉस किया, ना ही मोमेंटम को लॉस किया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम बोल रहे हैं मोमेंटम कि काइनेटिक एनर्जी, और ना ही मोमेंटम को लॉस करें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल है गैस, कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है। इस मीन दैट टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो हमेशा रिमेन क्या करेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था मतलब कि इलास्टिक कोलिजन का ये मतलब होता है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रेशर की बात। बोलते हैं द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स with the walls of the container. The pressure of the gas is directly proportional to the number of collision of molecule per unit area. बोल दो कि कोई भी गैस है, काइनेटिक थ्योरी कहती है कि कोई भी गैस है तो उसका प्रेशर कैसे हम देख सकते हैं। बोल दो कि जो प्रेशर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल, जो प्रेशर वो कंटेनर की वॉल पे लगाते हैं, ठीक है, जो फोर्स वो कंटेनर की वॉल पे लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बोलते हैं द प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंटेनर के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स पा रहे हैं, तो इन्हीं मॉलिक्यूल की वजह से जो कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, जो भी प्रेशर क्रिएट होगा वो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल, जो वॉल के गैस के मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वॉल कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये वॉल है कंटेनर की, ये वॉल है कंटेनर की, तो इसके ऊपर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो उसी की वजह से प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा, ओके, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अब बोलते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। क्योंकि प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है, जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा कोलिजन होगा, किसके ऊपर कोलिजन, वॉल के ऊपर, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया में जितने भी कोलिजन होंगे उतने ही क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस डिपेंड ओनली एंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर। बोलता है कि जो हमारी काइनेटिक थ्योरी बोलती है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैंने लिख दी है काइनेटिक थ्योरी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी आएगी। और जो बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है जो हमारी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डिपेंड ओनली ऑन ओनली द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, टेम्परेचर के ऊपर। गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, ऑन द टेम्परेचर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जितना हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा उतने ही गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगी, वेरी करेंगी, ठीक है। ये था नेक्स्ट हमारा। उसके बाद है वॉल्यूम, पहले प्रेशर की या फिर काइनेटिक एनर्जी, अब वॉल्यूम की बात आती है। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। बोलते हैं तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कि हमारा कोई रूम है जो कंटेनर है, कंटेनर के बीच ऐसे गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, गैस को ऑक्युपाई करें, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल ने जो क्या किया है, वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया हो, क्या बोल रहे हैं, ऑक्युपाई किया। इसको हम नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल कब होता है, एज कंपेरिजन टू, मान लो कि ये गैसेज मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, एक ही जगह पे कंपैक्ट करके रख दिया, ठीक है। अब ये बोलते हैं द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है।
मान लो कि ये हमारा क्या है, गैस मालिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मालिक्यूल ऑक्युपाइड, ठीक है। और ये किस, अगर इस गैस मालिक्यूल को हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको हम अगर एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं गैस, तो ये क्या होगा, ये नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नेग्लिजिबल। ऐसे तो इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर कमरे में गैस के मालिक्यूल्स घूम रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम दिखाएंगे, लेकिन उन्हीं मालिक्यूल अगर हमने कंपैक्ट करके एक जगह रख दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मालिक्यूल्स, ठीक है, गैस मालिक्यूल का। उनको एक, तब उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वो किसी भी तरह से अपना वॉल्यूम शो नहीं दिखा पाएगा कोई भी मालिक्यूल। नेक्स्ट ये बोलता कि देर इज नो इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अमॉन्ग द मालिक्यूल। हमने क्या पढ़ा है कि गैसेस के बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, ये है वो बहुत सारा पढ़ा है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि गैसेस के बीच, जितने भी हमारे गैसी मालिक्यूल है, इनके बीच इंटरमालिक्यूलर फोर्स नहीं होती, ठीक है। गैसेस के मालिक्यूल है, इनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। ये कौन कहती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब लास्ट हम क्या बोले कि ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि जितने भी हमारे गैसेस मालिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच जो ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो क्या है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी को नहीं दिखाते, ग्रेविटी के साथ जो कैसे मालिक्यूल है वो नहीं दिखाते, वो सीधे ही घूमते रहते हैं स्ट्रेट लाइन में, जैसे भी है वो हवा में घूमते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी ग्रेविटी के साथ उनकी इंट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये कुछ पास्टुलेट को मैंने कुछ कंसाइज करके शॉर्ट करके लिखा था, इसी को पढ़ोगे तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।